हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी कंप्यूटर की पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 11 को लेकर आए हैं, जहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीएसए, पीएसआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की। आज हमने जो पेपर लिया है वो है एआरओ 2021 का पेपर। अभी भी एआरओ में 2021 के पेपर ही सेट चल रहे हैं कि वो पेपर काफ़ी मल्टीपल शिफ्ट्स में और मल्टी कई दिन हुआ था पेपर। तो आज जो पेपर है वो है 12 दिसंबर 2021 का पेपर और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड एंड आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि उस कीबोर्ड के अलावा कौन सी इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे इनके चार नाम दिए हुए हैं। सीपीयू क्या कोई इनपुट डिवाइस होती है? नहीं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉडेम कोई इनपुट डिवाइस होती है? नहीं। मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। तो पूछा यही है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो अगर हम कुछ इनपुट डिवाइस की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल यही इनपुट डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर में यूज होती हैं। एक कीबोर्ड सभी लोग जानते होंगे, ठीक। ओसीआर इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। फिर माउस, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक जिससे गेम्स खेलते हैं, ग्राफिक टैबलेट्स से आप ग्राफिक्स ये पेन का यूज करके ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं टैबलेट पे। ओएमआर से आपकी ओएमआर शीट चेक होती हैं वो। एमआईसीआर मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रैक्टिकल ये ट्रैक बॉल बिल्कुल एक माउस की तरह वर्क करता है। स्कैनर जिससे आप स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से आवाज़ आती है, मैं भी माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ। और लाइट पेन। तो ये सब इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप इन सबसे कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, ठीक। आप इनसे ले नहीं रहे हैं, आप इनको इंफॉर्मेशन, आप इनके थ्रू कंप्यूटर को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए क्या है, सभी इनपुट डिवाइस है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। इनपुट आउटपुट से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है सेट में। सेकंड क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर को कैसे अपने तत्वों का प्रयोग करना है निर्देशित करता है। तो कौन निर्देशित करता है कि कंप्यूटर अपने कंपोनेंट्स का कैसे इस्तेमाल करे? तो एप्लीकेशन, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है उसी को कह रहे हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ठीक। वो जो हार्डवेयर्स होते हैं वो सभी जो ऑपरेट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू होते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ हो सकता है, एमएस का जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ होता है, ठीक। मैक ओएस हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, लाइनेक्स हो सकता है। ये सभी क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज करता है, ठीक। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करने के लिए अदर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में पहले से प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और सिस्टम की वर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक। और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग से डाउनलोड करते हैं। अब जैसे कंपाइलर है, कंपाइलर ये एक सिस्टम का ही प्रोग्राम है क्योंकि ये कंपाइल डाटा को ट्रांसलेट करने का काम में आता है। असेंबलर भी डाटा को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से लो लैंग्वेज। टेक्स्ट एडिटर ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। बाकी ये दोनों क्या थे, सिस्टम प्रोग्राम थे। डाटाबेस सिस्टम ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक। तो जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिक पर्पस के होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं और सिस्टम प्रोग्राम्स वो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट करते हैं काम करने के लिए, ठीक। यहाँ पूछा गया था कि द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि अपने कंपोनेंट को कैसे यूज़ किया जाए। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉनिटर को यूज़ करता है, प्रिंटर को कमांड्स देता है, माउस से इनपुट्स लेता है, कीबोर्ड से इनपुट लेता है, हार्ड ड्राइव से डाटा का आदान प्रदान करता है, एप्लीकेशंस का यूज़ करता है। ठीक है, तो हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेफरेंस टू डाटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और hovering इज। डाटा का एक संदर्भ जिसे पाठक सीधे चुनकर या एक देखकर अनुसरण कर सकते हैं, क्या कहलाता है? हाइपर मार्कअप, हाइपरमीडिया, हाइपरलिंक या हाइपरटेक्स्ट? तो कहलाता है हाइपरलिंक। अब पहली बात तो क्वेश्चन है क्या, मैं बताना चाह रहा हूँ कि डाटा का एक संदर्भ, ठीक है, डाटा का एक रेफरेंस है जिसे जो यूजर होता है वो सीधे क्लिक करके, चुन करके या देख कर, मतलब सीधे मान लीजिए इस पर क्लिक करके जो भी रिलेटेड कंटेंट है उस पर जा सकता है, तो उसे कहते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक एक वर्ड, फ्रेज या इमेज या कोई आइकन हो सकता है जो लिंक करता है अनदर डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को ऑन द इंटरनेट। व्हेन क्लिक द हाइपरलिंक टेक्स द यूजर टू द लिंक्ड रिसोर्स। जैसे आप नेट यूज करते होंगे तो देखते होंगे, आपने मान लिया कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, जैसे ही आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बाकी ये सब तो प्लेन इमेज, प्लेन टेक्स्ट है, आप उन पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ये हाईलाइट होता रहता है, अलग से कलर में समझ में आता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरी विंडो खुल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये हाइपरलिंक होता है। ठीक, हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे वेब पे जो रिसोर्स है या दूसरा पेज है उसे ओपन करने के लिए। ये पूछा जा रहा है, अ रेफरेंस टू डाटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और hovering इज, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। आल्ट कंट्रोल डेल, ये बहुत पहले से याद है, सिस्टम्स जब से हम यूज कर रहे हैं तब से यूज करते थे आल्ट कंट्रोल डेल का। तो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आल्ट कंट्रोल डेल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप कोई प्रोग्राम नहीं रन हो रहा, आप सिंपल विंडोज पे हैं, वहां पर आप इस कॉम्बिनेशन को दबाते हैं तो आपका सिस्टम रीबूटिंग के लिए होने लगेगा, मतलब रीस्टार्ट के लिए होने लगेगा। ठीक, रीबूटिंग द कंप्यूटर इन ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज, दिस की कॉम्बिनेशन विल रीबूट द कंप्यूटर। सीधे ये क्या करता था, रीबूट करने के लिए खोल देता था, लेकिन आजकल क्या होता है, ये टास्क बार खोल देता है। ओपनिंग द टास्क बार, दिस की कॉम्बिनेशन विल ओपन द टास्क मैनेजर which allows you to manage application and system performance। पहले जो आल्ट कंट्रोल दबाते थे तो आपका सिस्टम रीबूट होने लगता था, लेकिन अब दबाते हैं तो आपके सामने टास्क मैनेजर खुलता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे लॉक का ऑप्शन, स्विच यूजर, मतलब मान लीजिए आप ए यूजर हैं, बी यूजर, सी यूजर, डी यूजर है, कई यूजर है, आप ए हैं, आपको बी बनना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं स्विच यूजर का, या बी है उसे डी बनना है। ठीक है, तो ये यूजर स्विच किए जाते हैं, साइन आउट हो सकते हैं आप अपने अकाउंट से। ठीक है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। ये सारे काम इसी की से होते हैं, आल्ट कंट्रोल डेल से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज रिबूट द सिस्टम। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए आल्ट कंट्रोल डेल का इस्तेमाल होता है। बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम पे, आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। यंत्रों की ज्यामितीय व्यवस्था को नेटवर्क पर क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टोपोलॉजी। देखिए, टोपोलॉजी पहले ही बता चुका हूँ कि कई प्रकार से होती है। ये पॉइंट टू पॉइंट है, तब जब एक सिस्टम को डायरेक्टली दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाए। ये बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में सर्वर से एक मेन बस जाती रहती है, उसे डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी है जो कि रिंग के शेप में होती है, बीच में सर्वर होता है। स्टार टोपोलॉजी में बीच में हब होता है, उससे डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक, ये ट्री टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी में
एक मेन बस जाती है, उस बस से हब कनेक्टेड होते हैं और उन हब से मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये टोपोलॉजी है। बस में कोई भी सिस्टम किसी से भी रैंडमली मैनर में कनेक्टेड रहते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और फिर लाइन टोपोलॉजी है, जो स्ट्रेट लाइन में सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज है। तो यही पूछा जा रहा है, द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। इंटरनेट पे डिवाइसेस के ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को, मतलब ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो उसे टोपोलॉजी कहते हैं। और आप देख के समझ में आ रहा होगा, ये देखिए बस टोपोलॉजी ऐसा है, ये रिंग है, ये स्टार है, ये मेस है, ये लाइन है, ट्री है, ठीक। सब क्या है, टोपोलॉजीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ईथरनेट जो होता है, बस टोपोलॉजी का संबंध होता है ईथरनेट से। पूछा गया था इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ईथरनेट का संबंध किससे, बस टोपोलॉजी से। आपसे पूछा जाए अगर स्टार टोपोलॉजी का संबंध किससे है, तो हब से है। जो बीच में डिवाइस होती है ना, ये हब होता है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स, प्रिंटर ईटीसी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, प्रिंटर आदि में प्रयोग की जाती है, तो वो होती है फ्लैश मेमोरी। ये देखिए, ये मेमोरी कार्ड्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। पहले छोटे आते थे, बड़े भी आते हैं। पेन ड्राइव्स हैं अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी की, इन्हें ही एक साथ क्या कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, ठीक। तो आप देखे होंगे जो डिजिटल कैमरा होते हैं, उनमें इस साइज के मेमोरी कार्ड्स यूज होते हैं, या इस साइज के स्मॉल साइज, तो ये सभी क्या है, फ्लैश मेमोरीज है, ठीक है। और मोबाइल फोन्स में भी ये छोटी वाली लगती है मेमोरी कार्ड, ठीक। प्रिंटर उंटर में तो शायद ही आपने देखा हो, पहले लगते थे, अब प्रिंटर उंटर में मेमोरी स्टोरेज का हिसाब नहीं होता है। लेकिन आज ही मार्केट में कुछ प्रिंटर्स आते हैं जहाँ लगते हैं। चलिए वो बात हम अलग रखते हैं। तो यहाँ एक बात समझते हैं कि फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन एंड प्रिंटर्स। फ्लैश मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखिए खास बात क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है। क्यों नॉन वोलेटाइल है, देखिए वोलेटाइल होती तो आप फोटो खींचते, आपकी जहाँ कैमरा बंद करते फोटो डिलीट हो जाती। लेकिन नॉन वोलेटाइल है, तो आपने फोटो खींची, कैमरा बंद कर दिया, फिर भी फोटो उसके अंदर रहेगी, इसी को कहते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक। दैट स्टोर्स डाटा परमानेंटली एंड डजंट इरेज इट व्हेन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। एग्जांपल ऑफ फास्ट फ्लैश मेमोरी क्या है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, एक्सडी पिक्चर कार्ड्स, ये कैमरे में लगने के लिए अलग से जो कार्ड्स आते हैं मेमोरी कार्ड्स, उनको एक्सडी पिक्चर कार्ड्स कहते हैं, एंड मेमोरी स्टिक्स। ये सभी क्या है, फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल्स हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। लाइन प्रिंटर की गति को किस शब्द में विशेषीकृत किया जाता है, सीपीएम मतलब कैरेक्टर पर मिनट्स में, नहीं। डीपीएम डाटा पर मिनट में, नहीं। एलपीएम लाइन पर मिनट में, हाँ बिल्कुल सही, लाइन प्रिंटर है तो लाइंस पर मिनट की ही बात करेंगे, राइट ऑप्शन विल बी सी। पीपीएम पेज पर मिनट, नहीं। पेज पर मिनट ये मॉडर्न जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी स्पीड पीपीएम में नापी जाती है, और जो पुराने थे उनकी स्पीड सीपीएम में नापी जाती थी। तो देखिए क्या है, ये प्रिंटर्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे लगाई है। तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो तरीके होते हैं, इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। जो पुराने प्रिंटर्स होते थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे। इसमें दो भी कैटेगरी आती है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर्स, ठीक। कैरेक्टर प्रिंटर वो होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं, और ये कैरेक्टर को प्रिंटर्स प्रिंट करते हुए चलते हैं, जिसका दो मेन एग्जांपल है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक डेजी व्हील। फिर लाइन प्रिंटर्स आ गए। लाइन प्रिंटर्स जो एक साथ लाइन को प्रिंट कर देते थे पूरी, ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स। यही आपसे पूछा गया है, जो लाइन प्रिंटर्स है ना, की स्पीड किस में नापी जाती है, तो इनकी स्पीड नापी जाती है लाइन पर मिनट। एक मिनट में कितनी लाइंस छाप दे रही है, ठीक। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आए जो कि कंपेरेटिवली इम्पैक्ट प्रिंटर से ज्यादा फास्ट थे, कम नॉइज करते थे, ठीक। एग्जांपल है इंकजेट, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इनमें सबसे एडवांस है मार्केट में वो लेजर प्रिंटर। ये सभी जो तीनों है ना, ये पेज पर मिनट छापते हैं, मतलब एक मिनट में कई पेजेस छाप देते हैं, इसीलिए इनकी स्पीड पेज पर मिनट में नापी जाती है नॉन इम्पैक्ट में। वहीं जो कैरेक्टर प्रिंटर थे, इनकी स्पीड कैरेक्टर पर मिनट में नापी जाती थी।
तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पुराने सब प्रिंटर्स थे, कैरेक्टर प्रिंटर्स, उनकी स्पीड कैरेक्टर पर मिनट में नापी जाती थी। बाद में लाइन प्रिंटर्स आए जिनकी स्पीड लाइन पर मिनट में नापी जाने लगी। आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, खासकर लेजर प्रिंटर, उनकी स्पीड नापी जाती है पेज पर मिनट में। तो कैरेक्टर्स पर मिनट, लाइन पर मिनट्स, पेज पर मिनट्स। तो जो मोस्ट जो इस समय मॉडर्न है वो यही है, पेज पर मिनट्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है फॉर मॉडर्न प्रिंटर्स। इंकजेट और लेजर प्रिंटर में यही यूज होता है। और किसी प्रिंटर के द्वारा किसी इमेज की क्वालिटी अगर पूछ दी जाए तो वो नापी जाती है डीपीआई में, डॉट्स पर इंच में। ये क्वेश्चन भी इससे पहले पूछा जा चुका है। अगर ये तीनों आपके ऑप्शन में नहीं है तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटेड इमेज इज मेजर्ड इन डीपीआई। इट refers to the number of ink dots a printer can place in 1 square inch। एक स्क्वायर इंच में कितने ज्यादा डॉट्स प्रिंट किए जा सकते हैं, ये डीपीआई बताता है, डॉट पर इंच। जितने ज्यादा डॉट्स होंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, प्रिंटर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लाइन प्रिंटर कहा है इसलिए एलपीएम। अगर एक डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात कर रहा होता तो आप सीपीएम आंसर लगाते। ठीक, और अगर लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंकजेट की बात कर रहा होता तो आप पेज पर मिनट लगाते। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ ज्यादा ही समझा दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ओरेकल इज ए एन। कंप्यूटर शब्दावली के अनुसार ओरेकल है, एक हार्डवेयर है? नहीं। एक हाई लेवल लैंग्वेज है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। डी बी आर डी बी एम एस है? हाँ बिल्कुल। अब ये कहेंगे आर डी बी एम एस क्या होता है, इससे पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट पे सर्वर्स पे जो डाटा बड़ी बड़ी कंपनियां रखती हैं उसको मेंटेन करने के काम में आता है। ठीक, ओरेकल उस कंपनी का भी नाम है जो सॉफ्टवेयर को बनाई है। तो ओरेकल इज अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल इट। ये उस कंपनी का भी नाम है जो ओरेकल नाम के सॉफ्टवेयर को बनाई है। तो ओरेकल एक कंपनी का भी नाम है, एक प्रोडक्ट का भी नाम है। ठीक, लेकिन आपसे कभी कंपनी का नाम नहीं लेके पूछा जाएगा। ये क्या है, एक प्रोडक्ट है जिसका काम क्या है, डाटाबेस को मैनेज करना है। इससे पहले भी पूछा जा चुका है ओरेकल के बारे में। मैंने अपनी शुरुआती जो क्लासेस हैं पीवाईक्यू सीरीज की, जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। जो पीवाईक्यू सीरीज थी उसकी स्टार्टिंग की पहली और दूसरे लेक्चर्स में मैंने ओरेकल के बारे में बताया है आपको। ठीक है, वहां पे भी देख लीजिएगा। ठीक, बार बार देखते रहेंगे, याद हो जाएगा आपको। ये ओरेकल सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ डाटा टाइप इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में डाटा टाइप का डिफॉल्ट आकार क्या है? तो पहली बात तो वो है 50। तो आप मुझे पूछेंगे तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था इसका आंसर, और बहुत मैंने से मेहनत भी नहीं की क्योंकि ये क्वेश्चन बाई गलती से आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये डाटाबेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और डीबीएमएस आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो सीएस और आईटी वालों के लिए क्वेश्चन हो गया, जिन्होंने बहुत डीप में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, उससे बैचलर्स किया है। ठीक है, तो उनके लिए क्वेश्चन है, बाकी आपके लिए कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है एम एस एक्सेस होता क्या है। एम एस एक्सेस, एक बात ये समझ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है एम एस एक्सेस, जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट करने के काम में आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज डाटा। सर्वर्स पे डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए या एनालाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना सॉफ्टवेयर निकाला उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जो कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर जो साइज होती है, डिफॉल्ट साइज, वो होती है 50। इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, कि आपके आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, अब पूछ दिया गया तो मुझे बताना ही है थोड़ा बहुत कुछ। द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन of ones and zeros is a feature of which of the following type of computer language। 1 और 0 का समन्वय निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा की विशेषता है? कोबॉल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस, इससे पहले बता चुका हूँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जी। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज
1 और 0 में तो काम करती नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, पाइथन, फोर्ट्रेन, बहुत सारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जो आप सीखते हैं और इनमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं। मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी कोड्स में होती है, यानी कि 0 1 में, और यही बोला गया है कि 0 और 1 में कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, तो वो होती है मशीन लैंग्वेज। पास्कल ये फिर से एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो पूछा गया ना, सॉरी, ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे जो ये लैंग्वेजेस में बता रहा था ना, इसी में पास्कल को भी ऐड कर लीजिएगा। तो ये पूछा गया, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरोस इज द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। इस कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक, देखिए एक बड़ा ही रिलेवेंट फिगर मिल गया था, तो मैं कहा आपको दिखा दूं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज है, आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप सी या जावा में कर रहे हैं, ठीक, या फोर्ट्रेन में कर रहे हैं, ठीक, तो उसके हिसाब से कंपाइलर अलग अलग आते हैं और वो उसे कंपाइल करते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं किसे, असेंबली लैंग्वेज में, ठीक, असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। अब असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ने ट्रांसलेट किया किसमें, मशीन लैंग्वेज में। अब आप देखिए मशीन लैंग्वेज किस में लिखी हुई है, 0 और 1 में लिखी हुई है, यही पूछ रहा था आपसे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, कंपाइलर क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक, असेंबलर भी क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, कि द फर्स्ट बार ऑफ एम एस वर्ड इज, एम एस वर्ड का प्रथम बार है, तो अभी मैं बताता हूँ। एम एस वर्ड में जो प्रथम बार होता है वो होता है स्टेटस बार, नहीं वो होता है टाइटल बार। आप देखिए, ये देखिए एम एस वर्ड है, ये पुराना एम एस वर्ड है, ठीक है, नए वाले में भी पूरा यही सिस्टम है। मैंने इस फिगर को इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा साफ था, और भी बहुत से फिगर्स थे लेकिन वो उतने रिलेवेंट नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया पहले फॉर्मेटिंग बार, देखिए फॉर्मेटिंग बार कहाँ है, फॉर्मेटिंग बार ये रहा सेकंड नंबर पे, ये सॉरी ये रहा फॉर्मेटिंग बार। क्या सबसे टॉप पे है ये, नहीं, फॉर्मेटिंग बार तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक। मेन्यू बार, मेन्यू बार देखिए ये पूरा मेन्यू बार है, ये पूरा मेन्यू बार है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। थर्ड है स्टेटस बार, स्टेटस बार ये रहा सबसे नीचे है, ये तो सबसे नीचे है, फोर्थ नंबर पे मान लीजिए। फिर आ रहा टाइटल बार, टाइटल बार देखिए सबसे ऊपर है, ये ग्रीन कलर का है टाइटल बार। तो ये पूछा गया कि फर्स्ट बार कौन सा होता है, तो फर्स्ट बार तो यही है, टाइटल बार सबसे ऊपर टाइटल बार है, फिर होता है मेन्यू बार, फिर होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, और फिर होता है स्टेटस बार सबसे नीचे, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई। और वैसे भी किसी भी आप डॉक्यूमेंट को खोलेंगे ना, चाहे एम एस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार ही होता है, क्योंकि टाइटल बार सबसे पहले उस चीज का टाइटल बताता है, ये फाइल का नाम क्या है, उसके बाद आप उस पर काम करिए, आप उसके बाद मेन्यू का यूज करिए, फॉर्मेटिंग का यूज करिए, स्टेटस का यूज करिए, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले उसका नाम क्या है आप ये बताइए, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर की अवैध नकल और वितरण क्या कहलाता है, कॉपीराइट, हैकिंग, हैकिंग नहीं, हैकिंग तो जानते ही होंगे आप, एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रिमोटली आप किसी सिस्टम को हैक कर लें, ठीक, तो उसे हैकिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर लिटरेसी, सॉफ्टवेयर की साक्षरता, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर की पायरेसी, हाँ बिल्कुल सही, द राइट ऑप्शन विल बी डी। सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है वह एक्ट जिससे आप स्टील करते हैं सॉफ्टवेयर को, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड होता है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो कि लीगली क्या है, प्रोटेक्टेड है, फिर भी उसे आप चोरी करते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं उसे घर में आके चोरी करें, आप ऑनलाइन सिस्टम पे हैकिंग करके उसे चोरी कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं आप उसको सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी की कैटेगरी होती है। पूछा है ना, इलीगल मतलब अवैध रूप से कॉपी करना या डिस्ट्रीब्यूट करना सॉफ्टवेयर का क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर की पायरेसी कहलाता है। पहले सीडी या डीवीडी की बहुत ज्यादा पायरेसी होती थी, अगर आपको पता होगा। आजकल सीडी डीवीडी अब यूज नहीं हो रही है, तो आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल का जमाना आ गया है,
तो सॉफ्टवेयर की पायरेसी हो रही है, ठीक। द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू, गीगाबाइट फिर फिल इन द ब्लैंक्स को संदर्भित करता है। अब आपको देखिए ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट, तो 1 जीबी इज इक्वल टू 1024 एमबी। द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए बता चुका हूँ कि 4 बिट्स में होता है 1 निबल, 8 बिट्स में होता है 1 बाइट्स। बार बार पूछा जा रहा है आपसे। 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में होता है 1024 किलोबाइट, 1 जीबी में होता है 1024 एमबी और 1 टीबी में होता है 1024 जीबी, एक पीबी मतलब पेटाबाइट में होता है 1024 टीबी। तो बार बार बताने का बस यही पर्पस होता है कि आपको याद हो जाए, अगर याद नहीं है तो भी याद हो जाए और याद है तो एकदम रट जाए जुबान पे आपके हो। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बैच फाइल दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन द एमएस डॉस इज बूटेड। बैच फाइल का नाम क्या है जो स्वचालित रूप से रन होता है जब एमएस डॉस बूट होता है। अब ये भी देखिए मैं सही बताऊं तो आपके लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है। अब जो पेपर बना रहा है उससे भी बात समझ में नहीं आ रही है। आपके एग्जाम में जो आपका सिलेबस है ना उसमें सीधा लिखा हुआ है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसे आप एक कह सकते हैं कि बहुत साधारण नॉलेज हो कंप्यूटर की, जो कि ट्रिपल सी तक तो ठीक रहती है। लेकिन जो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो वो ओ लेवल तक के पूछ दिए जाते हैं, ओ लेवल, और कभी कभी तो इससे भी हायर चले जा रहे हैं, वो ए बी सी लेवल तक चले जा रहे हैं। इसके भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि अनावश्यक है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन के लिए ये सब बेमतलब की तैयारी आप मत करिए, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी जा सकते हैं, उनसे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। मैं भी ऐसे फालतू क्वेश्चंस के पीछे समय और एनर्जी नहीं बर्बाद करता था, ठीक, आप भी मत करिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जब एमएस डॉस स्टार्ट होता है, बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था एमएस डॉस। कब आया था? 1981 में आया था। तो ये पूछा जाए कि जब एमएस डॉस स्टार्ट होता है तो जो उसमें बैच फाइल होती है जो ऑटोमेटिकली रन होती है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ऑटो ईएक्सी डॉट बैट। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, इसमें कमांड बेस होता है। यहाँ आप कमांड देते हैं उस हिसाब से काम होता है, ठीक। तो जो बैच फाइल चाहिए होती है जो ऑटोमेटिकली रन करती है एमएस डॉस को, उसे कहते हैं ऑटो ईएक्सी डॉट बैट। का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। ऑटो ईएक्सी है ना, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, ठीक। इट कंटेन्स डॉस कमांड्स दैट आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन पीसी बूट्स। मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो इसके अंदर जितने भी कमांड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने लगते हैं। एंड दीज कमांड्स कैन इंक्लूड लोडिंग प्रोग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। के अंदर लोडिंग प्रोग्राम और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स भी आती हैं। बस थोड़ा बहुत जान लीजिए कि अगर रिपीट हो गया तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई हु ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर का निर्माण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक आर्किटेक्चर जब भी पूछा जाए कंप्यूटर का तो नाम आता है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन आप नाम याद रखिएगा। ये इन्होंने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर डिजाइन किया है, जो कि आज का भी जो कंप्यूटर है ना उसका बेसिक आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। ये कुछ ऐसा है कि जैसे इनपुट डिवाइस हैं, ये इनपुट दे रही है कंप्यूटर के सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक। और उसी के साथ अटैच होती है मेमोरी यूनिट। मतलब मेमोरी में आता है आपका रैम, ठीक, रोम, और साथ में ऑक्सिलरी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये होती है। और फिर जब सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस कर लेता है तो आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करता है। यही है कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर जिसे बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और अगर फादर पूछे कंप्यूटर का तो कंप्यूटर के फादर थे चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी बीसीडी स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर शब्दावली के अनुसार बीसीडी का तात्पर्य है, बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी क्लास डेसिमल नहीं, बाइनरी क्लास डिकोडर नहीं, बाइनरी कोडेड डेसिमल हाँ, बाइनरी कोडेड डिवीजन बिल्कुल गलत। तो सही फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल।
देखिए, अभी मैंने इससे पहले 1-2 जो लेक्चर्स लिए थे, क्लासेस पीवीआई पीवाई की जो ली थी मैंने, जो आपके क्लास 9 या 10th है, उसमें मैंने जो कंप्यूटर कोड्स होते हैं ना, उनके बारे में बताया है। वो फिर से पूछ लिया गया है। तो बीसीडी यहाँ पे है, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोड्स। एक होता है बीसीडी, का फुल फॉर्म मैंने बताया है क्या, बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर ईबीसीडीआईसी, इसका क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन है बीसीडी का, और आजकल जनरली यही यूज हो रहा है। ईबीसीडीआईसी, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड, इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर थर्ड जो है कोड वो है ASCII, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर ग्रे कोड है, एक्सेस 3 कोड है, और यूनिकोड है। ठीक, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिकोड, इसे यूनिवर्सल कोड कहते हैं, यूनिकोड को। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ी समझ में आ गई होंगी। बीसीडी पहले यूज होता था, अब आजकल बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल को नहीं यूज करते हैं, आजकल जो उसका मॉडिफाइड वर्जन है उसे यूज करते हैं। ठीक, और सबसे ज्यादा तो अब वर्ड में यूज होता है यूनिकोड या ASCII, ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड्स हैं। ठीक, ये सब क्या है, बाइनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के कोड्स हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेड विथ, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे, तो किससे बने थे, बायोचिप से, नहीं यार, इंटीग्रेटेड सर्किट से, हाँ बिल्कुल सही। ट्रांजिस्टर्स, ये सेकंड जनरेशन में आए थे। वैक्यूम ट्यूब्स, ये फर्स्ट जनरेशन में आए थे। तो देखिए, कंप्यूटर की जनरेशन को बांटा गया है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। ठीक, कंप्यूटर में जनरेशन को डिवीजन करने का तरीका है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इनमें यूज हुई। जो सबसे पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए, फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट से ही माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया, और फिर फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का ही पापा आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आज भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही यूज हो रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, आप लोग देख रहे होंगे, चैट जीपीटी आ गया है। ठीक, चैट जीपीटी और डिफरेंट टाइप्स एआई टूल्स आ गए हैं मार्केट में। अब तो आपके उसमें जो व्हाट्सअप है उसमें यूज एआई मिल रहा है, टेलीग्राम में एआई टूल मिल रहे हैं। तो अब आप फिफ्थ जनरेशन में हैं। ठीक, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगी कंप्यूटरों में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कमांड ऑफ डॉस, निम्न में से कौन सी डॉस की आंतरिक निर्देश नहीं। तो ये आप याद रख लेगा, इससे पहले भी एक पेपर था उसमें आ चुका है कि डॉस के इंटरनल एक्सटर्नल कोड क्या है। तब भी मैंने कहा था कि इंटरनेशनल कोड याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है, ये इंटरनल कोड है, ये एक्सटर्नल कोड्स है। ठीक, आप किसी एक को याद रख लीजिए दोनों में से, आपसे जो पूछा जाएगा, मैं तो कहूंगा एक्सटर्नल कोड को याद रख लीजिए। ठीक, एक्सटर्नल कोड पूछा जाएगा तो आप अगर याद है बिल्कुल मार लेंगे इससे। अगर पूछा जाएगा कौन सा इंटरनल कोड है, तो आप एक्सटर्नल कोड को हटा दीजिएगा, जो बचेगा इंटरनल कोड हो जाएगा। ठीक, तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कमांड ऑफ डी डॉस, तो मुझे एक्सटर्नल कोड ही याद है। ये पूछ रहा है कौन सा इंटरनल कमांड नहीं है, तो मतलब पूछ रहा है कि एक्सटर्नल कमांड कौन सा है ये बता दो आप। आपको एक्सटर्नल कमांड याद हो तो आप मार लेंगे। ठीक, तो कॉपी, नहीं ये नहीं है, ये फॉर्मेट, हाँ ये एक्सटर्नल कमांड है। वर, ये नहीं है। कॉल, ये नहीं। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। फॉर्मेट क्या है, एक एक्सटर्नल कमांड है, और यही पूछा था कि कौन सा इंटरनल कमांड नहीं है, अर्थात एक्सटर्नल कमांड है। आप इनमें से केवल डॉस के एक्सटर्नल कमांड को याद रख लीजिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज, व्यवसायिक अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो है कोबाल। क्यों, क्योंकि कोबाल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनके आपके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, आप क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। जैसे मैंने बताया है, C++, जावा, पाइथन, इसी तरह एंड सो ऑन, बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मार्केट में। इसमें से जो कुछ शुरुआती टाइम के हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी बेसिक, कोबॉल और फोर्ट्रेन। लोगो ये कोई लैंग्वेज नहीं है। तो बेसिक का फुल फॉर्म था उस समय
बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। वहीं कोबॉल का फुल फॉर्म था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और यही पूछा गया कि बिजनेस के लिए सब कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज होती थी। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक, तो आप इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। ये अर्लियर डेज में, शुरुआती दिनों में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये वो थी। ठीक, अब तो इनसे भी ज्यादा आसान लैंग्वेज आ चुकी है मार्केट में। न्यूज वेबसाइट्स डिलीवर कस्टमाइज्ड फीड्स ऑफ कंटेंट टू देयर रीडर्स वाया आरएसएस, व्हिच स्टैंड्स फॉर। यहाँ पूछ रहा है आरएसएस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए, आरएसएस का फुल फॉर्म बताइए। और आरएसएस वो टेक्नोलॉजी होती है जो न्यूज वेबसाइट्स यूज करती हैं अपने कस्टमर्स को एक कस्टमाइज्ड फीड्स देने के लिए। तो आरएसएस का फुल फॉर्म होता है रियल सिंपल सिंडिकेशन। आप कहेंगे सर ये क्या भला है? तो देखिए, जैसे आप पहली बार किसी वेबसाइट पे गए, एक न्यूज वाली वेबसाइट पे गए, आप वहां पे आपके सामने क्रिकेट की मतलब स्पोर्ट्स न्यूज है, एक बिजनेस न्यूज है, जनरल न्यूज है, और या कोई आर्टिकल है। आपने इन सबको छोड़ा, आपने केवल आर्टिकल जाके पढ़ा। आपने कहा ये सब छोड़ो, इस सब में काम करिए, मैं तो द हिंदू पढ़ूंगा, मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। आपने पढ़ लिया, अब आप वापस चले आए, दोबारा आप उस न्यूज वाली वेबसाइट पे गए, तो अब आपको वो आर्टिकल ही ज्यादा शो कर रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ये है, चिल्ड्रंस पे ये है, पुअर्टी पे ये है, अलग अलग आर्टिकल्स आपको दे रहा है। इसे कहते हैं कस्टमाइज्ड फीड्स, कि उस वेबसाइट ने आपकी जरूरत को जान के आपको उसी हिसाब से फीड्स दे रहा है। इसे कहते हैं कस्टमाइज्ड फीड्स। तो ये जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है न्यूज वेबसाइट्स में, उसे कहते हैं आरएसएस, मतलब रियल सिंपल सिंडिकेशन। So RSS stands for Real Simple Syndication. It's a web feed format that allows user to access and subscribe to updates from website. News websites uses RSS to deliver customized content feeds to their readers. ये अपने रीडर्स जो कस्टमर्स होते हैं उनको कस्टमाइज फीड्स प्रोवाइड करने के लिए आरएसएस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं न्यूज वेबसाइट्स। अगला क्वेश्चन है पाइज ऐप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और एडोब फोटोशॉप ईटीसी आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो पाइज ऐप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और एडोब फोटोशॉप आदि किस चीज के उदाहरण हैं? तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे यहाँ पे केवल एडोब फोटोशॉप के बारे में पता था, तो मेरा फिर भी क्वेश्चन सही हो गया। मुझे पता था कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सभी ग्राफिक सॉफ्टवेयर ही होंगे। बाकी ये डीबीएमएस नहीं होंगे, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट करने का काम नहीं करते। डीपीटी, ये डीपीटी नहीं होते। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं होते। मल्टीमीडिया का मतलब होता है जैसे आप यूज करते होंगे वो एमएक्स प्लेयर यूज करते होंगे अपनी मोबाइल में वीडियोस चलाने के लिए, वीएलसी प्लेयर यूज करते होंगे। ठीक, सॉन्ग सुनने के लिए अगर कोई प्लेयर यूज करते हैं जैसे जियो सावन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मल्टीमीडिया एप्स है। ये कोई मल्टीमीडिया ऐप नहीं है, ये क्या है, एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। देखिए ये पाइज ऐप है, पाइज ऐप है, इस पे आप क्या कर रहे हैं, एक ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का भी इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए, और फिर उस ग्राफिक्स को आप पब्लिश करते हैं। आप कोई न्यूज लेटर पब्लिश करते हैं, कोई बुक निकालते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का। और सबसे फेमस है एडोब फोटोशॉप। ये तो एक जमाने से यूज है, आज भी दुकानों पे आप जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, आपकी फोटो को वो क्या उनके कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करते हैं, गोरा आपको करते हैं। ठीक है, आपके चेहरे पे फिनिशिंग लाते हैं, तो वो एडोब फोटोशॉप का ही इस्तेमाल करते हैं आज भी। बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप। तो ये सभी क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि द बाइनरी नंबर 10101 इज इक्वल टू विच डेसिमल नंबर। अब ये बाइनरी नंबर है, तो डेसिमल नंबर निकालना है। 10101 बाइनरी है, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक, तो कैसे करते हैं कि पूरा बाइनरी नंबर एक जगह लिख लीजिए, तो 10101। ठीक, अब 2 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। मैंने कुछ नहीं किया, बस 2 लिखा और उसके ऊपर पावर बढ़ाते गया। अब इन सबको आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं,
2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 से 0 को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आ जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आएगा। 2 की पावर 3 8 होता है। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब क्या होगा? सभी को ऐड कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर दिए फिर जोड़ दिए। 16 4 20, 20 1 21। तो राइट आंसर विल बी 21। यस, जो होगा ये 21 होगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने कंप्यूटर की अपने इस पार्ट 11 के 22 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक। और आगे भी हम इसी तरह के कंटेंट लाते रहेंगे, और जल्दी ही हो सकता है हम कंप्यूटर की क्लासेस खत्म करके अब यूपी स्पेशल पे आए। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसे ही स्लोली और ग्रेजुअली करते हुए हम जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन जितने भी आप जानते हैं उसको वन बाय वन करते हुए हम कवर कर लेंगे। हाई कोर्ट का एग्जाम आने से पहले आपका पूरा जीएस बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप पूरे नेट पे चले जाएंगे, कोई भी आपको इससे बढ़िया कंटेंट नहीं दे सकता। एक तो पहली बात, हम लोग हाई कोर्ट में सिलेक्टेड हैं और मल्टीपल एग्जाम्स में भी हमने तैयारियां की हैं, तो हम जानते हैं कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक। हम उतना ही बताएंगे आपको, ठीक। और आपकी तैयारी एकदम फोकस्ड करवाएंगे कि कैसे क्या होना है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसी के साथ अ, आपको इस दिन की शुभकामनाएं। आपका जीवन और दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं आशुतोष सिंह